यस, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है कल के टॉपिक पे? यस एवरीबॉडी ऑनलाइन? ओके, क्वेश्चन है क्या पल्लवी? ओके, विल डिस्कस। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स निकाले हैं क्या तुम लोगों ने? यस, एग्जांपल्स निकाले हैं क्या कुछ कल के टॉपिक पे? सॉल्व करके देखे क्या, समझे क्या तुम? What will be the output? Yes. ऑनलाइन सब लोग, क्या आएगा आउटपुट? ए बी 1, 2 नहीं 1, 2 क्यों आएगा? ए बी 1 क्योंकि इधर ए बी तक आएगा, ये इधर रिटर्न करेगा 2, और ऑपरेटर को क्या मिला? एक ट्रू, और ऑपरेटर बोलेगा आगे नहीं जाऊंगा, खत्म, डिसीजन फाइनल क्या लिया अपना 1। सीडी तक नहीं गया, एक्स में क्या आया? 1। 2 आता है, 2 तो नहीं आना चाहिए, ए बी 1 ही आना चाहिए। कोड नेवर लाइज। एबीसीडी कैसे आएगा? और ऑपरेटर है ना, और ऑपरेटर है तो और ऑपरेटर को यहाँ पे क्या मिलता है? ट्रू मिलता है, तो और बोलेगा मुझे आगे नहीं जाना है, तो सीडी प्रिंटिंग का सवाल नहीं आता है ना उधर। अंडरस्टूड सब लोग? ये क्वेश्चंस निकाले क्या तुमने? जीपीटी से इंटरेक्ट करते हो क्या तुम लोग? क्या पूछते हो? क्या पूछना चाहिए तुमने? क्या क्या पूछना चाहिए तुम मुझे बताओ, कैसे पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? या चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक बता देता हूँ प्रॉम्प्ट कैसे देना है या क्या पूछना। अब उसके लिए कोई इंग्लिश इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती है एक्चुअली, देखा जाए। विजिबल ऑनलाइन? मैं क्या, मैं करंटली क्या पढ़ रहा हूँ? मैं करंटली सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूँ, उसमें
हमारे सर ने हमें डमी वेरिएबल ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल पढ़ाया है, राइट। प्लस प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है, ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस क्या है, ये समझाया है। तो इस पे मुझे अराउंड 50 एमसीक्यू प्रोवाइड करो जो ये सारे पार्ट्स कवर करे। एग्जाम्पल क्या, int x इक्वल्स टू printf a प्लस printf कोई भी एक अब तक का जो तुमने कल परसों जो सॉल्व किए या कल सॉल्व किए उस तरीके से, ग्रेटर दैन 10 -20 एक्सेट्रा। क्लियर? अभी ये वैल्यू भी दे रहा है। आई नीड ओनली क्वेश्चंस एंड मेक इट सम complicated like yes combining, अरे yes combining all this, okay okay, not student है, combining all these points, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। तो ये ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। इसमें तुम और वेरिएशन देने को बोल सकते हो, राइट। क्या करोगे, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और नहीं तुम्हें पसंद आ रहा है तो क्या करो, मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी। इस तरीके से जाएगा, राइट। फिर अब आज का प्रॉम्प्ट क्या होगा तुम्हारा, आज हमने अब यूनरी ऑपरेटर भी समझ लिया। तो इसमें यूनरी ऑपरेटर्स का भी पार्ट ऐड करके अराउंड 100 क्वेश्चंस मुझे दो। 100 मांगो, 50 मांगो, 60 मांगो, जो भी। तो इसमें यूनरी ऑपरेटर्स वगैरह वाला जो पार्ट है ये इस तरीके से होगा, जो भी। अब प्रिंटफ ए बी यूज कर रहा है हर जगह पे, क्यों? क्योंकि तुमने एग्जांपल ही उस तरीके का दिया है। तुम बोल सकते हो कि भाई स्ट्रिंग का वैल्यू थोड़ा सा बदल, ए बी मत रख, ए बी ही बहुत रिपीट हो रहा है, तो ए बी सी डी के जगह पे थोड़े अलग स्ट्रिंग्स लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करो। क्वेश्चन चाहिए ना तुम्हें, सिर्फ तुम्हें अगर नहीं बनाते आ रहे क्वेश्चंस या बनाने को तुम्हें जान पे आ रहा है तो ये क्वेश्चंस बना के लो। मैंने तो तुम्हें दोस्तों से बना को लेने को बोला था, तो ये पूछो ना, क्या दिक्कत है। हाई वर्ड कोड 1 2 3 ये सब चीजें वो क्या करेगा, ऐड करेगा इसमें। अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछो ना, तुम्हें दिक्कत क्या है, राइट। और तुम्हें डाउट होना चाहिए कि क्यों ये सब करना है, तो ये सब एमसीक्यू सॉल्व करने का क्या फायदा है, इससे मुझे आगे क्या हेल्प हो सकती है। क्वेश्चन है तुम्हारे पास,
ये एमसीक्यू रैंडम टॉर्चर नहीं है। इनको सॉल्व करने से क्लियर प्रैक्टिकल फायदा यह है कि सी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, राइट। ऑपरेटर के प्रेसिडेंस समझ में आते हैं तुम्हें, और ट्रैप क्वेश्चन इजी हो जाते हैं एग्जाम में। डिबगिंग स्किल्स डेवलप होती है तुम्हारी, आगे जाके सब लैंग्वेजेस इजी हो जाती है, राइट। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बढ़ता है वगैरह, ये सब चीजें। इवन मैंने तुम्हें वो भी अगर बोला है कि मैं सी ना पढ़ते हुए सीधा जावा पढ़ूं तो चलेगा क्या? ऐसे नहीं, फिर वो हाई बोलेगा तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। जावा डायरेक्टली पढ़ना पॉसिबल है, लेकिन कुछ रियल प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैं ऑनेस्टली कंपेयर करके समझाता हूँ कि अगर तुम सी स्किप करके डायरेक्ट जावा पढ़ोगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि रूट अंडरस्टैंडिंग वीक रह जाती है। सी तुम्हें क्या बताएगा कि प्रोग्राम कैसे मेमोरी में जाता है, डेटा एक्चुअली कैसे स्टोर होता है। उधर ये जेवीएम हैंडल कर लेगा ना सारा पार्ट, राइट। डीबगिंग मुश्किल लगता है, डेटा स्ट्रक्चर्स आगे जाके बहुत टफ जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स अगर मुझे और अच्छे से समझना है तो, राइट। अब मेरा पढ़ने का तरीका हर चीज का वाई समझ के पढ़ना है। तो फिर अब सी मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? तो सी तुम्हारे लिए ऑप्शनल नहीं, फाउंडेशन टूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सी तुम्हें वाई के आंसर्स देता है, जावा फिर तुम्हें हाउ समझाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या एवरीबॉडी? मेमोरी वाला जो पार्ट है, जावा में गार्बेज कलेक्टर है, फिर गार्बेज कलेक्टर के क्यों ऑसम है, गार्बेज कलेक्टर का मतलब क्यों इतना ऑसम टूल है, वो ये कब समझ में आता है जब इधर मेमोरी मैनेजमेंट किया है बहुत से लेवल पे। सब नहीं तो सब कुछ नया, राइट। सी पढ़ते हो क्रैश होता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है, गार्बेज वैल्यू मिलती है तो तुम पूछते हो क्रैश क्यों हुआ। जावा सीधा एक्सेप्शन ही दे देता है, प्रोग्राम रुक जाता है। तो कभी तुम्हें वो सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि भाई ये क्यों हुआ। जावा बोल रहा है हुआ हुआ, एक्सेप्शन दे दिया, खत्म। तुम डेप्थ में नहीं जा पाते हो ना चीजों की, राइट। आगे जाके जब जावा पाइथन में परफॉर्मेंस लो होता है, मेमोरी ज्यादा लग रही हो, सिस्टम लेवल के बग्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही बंदा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जिसको सी लेवल का वाई पता होता है। हमें सी का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, राइट। तो फिर यहाँ पे तुम उसको पूछो तो फिर सी में मुझे कौन से कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है अगर मुझे जावा के लिए जाना है, और कौन से मैं स्किप कर सकता। डेटा टाइप्स, मेमोरी मॉडल, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स, स्विच केस, फंक्शंस, राइट। एरे मस्ट है। पॉइंटर क्या बोला है देखो, बेसिक लेवल ओनली। मैंने भी तुम्हें उस दिन बोला है कि पॉइंटर हम बस कंसेप्चुअली समझेंगे एक दो प्रोग्राम करके, राइट। स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। क्लियर है क्या? डायनामिक मेमोरी भी तुम्हें बेसिक में पता है तो इनफ है। क्या स्किप कर सकते हो? ये फाइल हैंडलिंग, ग्राफिक्स, एडवांस पॉइंटर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ये सब चीजें स्किप करते हो। और ये मैंने तुम्हें जब टाइमलाइन इंट्रोड्यूस किया तो बोला ही है ना, ये नहीं लगेगा। तो सर ये आपने पहले प्रॉम्प्ट देके रखा होगा इसको कि मैं बच्चों से पूछूंगा तो उनको ऐसे ऐसे आंसर करना। तो क्या करोगे इसको काउंटर करने के लिए? तो क्या करोगे?
तुम्हारे सिस्टम पे पूछो ना, तुम्हारा सिस्टम थोड़ी ना मैं आके हैक कर रहा हूँ। यही क्वेश्चन तुम्हारे सिस्टम से पूछो कि जीपीटी क्या आंसर करता है, खत्म। जीपीटी वही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ अभी। तो पार्ट समझो। अगेन जो हम बोल रहे हैं कि हम पे ट्रस्ट नहीं करना है, मैं कल को गलत पढ़ा दूंगा एक दिन, क्या करोगे? हाँ तो पूछोगे तो पता चलेगा ना मैंने गलत पढ़ाया। पूछोगे ही नहीं, बोलोगे अरे नहीं नहीं सर का हर प्रोग्राम रन होता है, तो ये गलत है ना। अंडरस्टूड। तो टिल, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, उनके प्रेसिडेंस, उनका वर्किंग, प्रिंटफ, रिटर्न्स, इंटीजर, ये सारा पार्ट क्लियर है ऑनलाइन? ओके, तो नाउ विल गो विथ यूनरी ऑपरेटर। ये है मेरे पास इंटीजर a इज इक्वल टू 10, मैंने बोला a प्लस प्लस, और मैंने बोला प्रिंट a, व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, व्हाट विल बी द आउटपुट? मैं मेमोरी में आया, मेमोरी में a बना है, a में है 10, फिर मैंने बोला a प्लस प्लस, तो a प्लस प्लस का मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो पहले आ रही थी इसमें a प्लस 1 11, 11 को ही किसी में ओवरराइट कर रहे हैं हम a में, तो a क्या आएगा? तो यहाँ पे a क्या आएगा? 11। क्लियर है? क्या तो क्लियर है? व्हाट विल बी द आउटपुट? प्लस प्लस a। व्हाट विल बी द आउटपुट? 11 ही आएगा, क्योंकि इसका भी मतलब होता है इज इक्वल टू a प्लस 1। तो फिर क्यों ये टाइम पास है? प्लस प्लस a, फिर a प्लस प्लस, फिर उसका 5 मार्क का डिफरेंस लिखो। यस, a प्लस प्लस क्या और प्लस प्लस a क्या, आंसर तो वही आ रहा है। फिर क्यों है वो? इसका नाम दिया है, इसको प्री इंक्रीमेंट बोला है, उसको पोस्ट बोला है, और उसका तुम डिफरेंस भी लिखते हो। इंक्रीमेंट है वैसे डिक्रीमेंट। अभी हमारे पास क्या है यूनरी ऑपरेटर में? प्लस प्लस और माइनस माइनस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, पूरा मिला के एक ऑपरेटर है ये, समझे? तो प्लस प्लस करोगे तो एक से बढ़ेगा, माइनस माइनस करोगे तो कम होगा। अंडरस्टूड? बट आउटपुट तो सेम आ रहा है यहाँ पे। तो फिर ये प्री और पोस्ट का क्या? पहले का जो था पोस्ट था, अभी का जो है वो प्री है, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि अभी यहाँ पे बस एक ही ऑपरेशन है, इसलिए तुम प्लस प्लस करो, मतलब ए प्लस प्लस करो या प्लस प्लस ए करो, फर्क नहीं पड़ता है। बट उसी लाइन पे अगर दो ऑपरेशन होते, मतलब ही यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और अब अगर मैं बोलता बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, अब अगर मैं बोलता बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो ए में आया 10, बी में आया, बी में आया, बी में आया, बी में आया, बी में आया गार्बेज। मैंने क्या बोला है? मेमोरी डायग्राम कैसे जानी चाहिए? स्टेप बाय स्टेप ही जानी चाहिए। सबसे पहले बी में क्या आएगा? अगले लाइन पे डिसाइड करते हैं ना क्या होता है क्या नहीं। तुम एक स्टेप स्किप क्यों कर रहे हो? ये स्टेप स्किप करने की वजह से बहुत दिक्कतें होती है आगे। बताता हूँ तुम्हें, टॉपिक निकला है। क्या करते हैं मैक्सिमम लोग? इंटीजर नंबर, इंटीजर टेम्पररी, टेम्प को दे दिया नंबर, और फिर स्कैनअप में क्या किया? यूजर से नंबर स्कैन कर लिया। मेमोरी कैसे बनता है तुम लोगों का कि भाई प्राइम नंबर निकालना है, मैं नंबर क्या लेने वाला हूं?
13। तो यहाँ पे तुम्हारा नंबर बनते इसमें क्या आ जाता है, गया ना प्रोग्राम आगे का सारा, क्योंकि फिर इस अकॉर्डिंग टेम्प में भी क्या आएगा 13। और फिर तुम स्कैन कर रहे हो वो लाइन स्किप ही कर देते हो फिर। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, इसमें इनिशियली क्या होगा गार्बेज, फिर अगले लाइन पे तुम टेम्प बनाओगे, टेम्प में भी क्या होगा गार्बेज, फिर तुम नंबर में का गार्बेज किस में डाल रहे हो टेम्प में, मतलब टेम्प में अभी भी क्या है, और फिर तुमने यूजर से नंबर स्कैन किया दैट इज 13, तो 13 कहाँ पे होगा टेम्प में क्या होगा अभी भी, और तुम्हें वो रियलाइज नहीं होता है, तुम कंपेयर करते बैठते हो और फिर बोलते हो टेम्प से मैच नहीं हो रहा है, नंबर इज नॉट एमस्ट्रॉन्ग आ रहा है हर बार, जो भी है तुम्हारा कोड, समझ में आ रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, तुमने एक एक स्टेप से ही जाना चाहिए जब मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करते हो। तो बैक टू द पॉइंट, बी में क्या है गार्बेज, अब बी में क्या आएगा, अब बी में क्या आएगा, बी में अभी क्या आएगा, यस तो बी में आएगा 10, और फिर ए क्या होगा प्लस प्लस, राइट। सो दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, क्या काम हो रहे हैं दो, पहला काम हो रहा है इंक्रीमेंट, मतलब एक काम हो रहा है इंक्रीमेंट और एक काम हो रहा है असाइनमेंट। तो जब हम बोल रहे हैं कि पोस्ट 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 मतलब बाद में, इंक्रीमेंट बाद में, तो पहले क्या होगा फिर, और इंक्रीमेंट कब होगा, सबसे लास्ट में इंक्रीमेंट होगा, राइट। पहले क्या होगा असाइनमेंट, तो आते ही ए ने इधर क्या रखा 10, ए ने 10 रखा, वो 10 किस में गया बी में, मतलब बी क्या बन गया 10, अब ए कितना हो जाएगा 11, अब ए कितना होगा 11। और यही चीज अगर प्लस प्लस ए होती, यही चीज अगर प्लस प्लस ए होती तो क्या होता आंसर, ए में है 10, बी में है गार्बेज, अगले लाइन पे आते ही बी में पहले क्या जाएगा, सॉरी बी में है गार्बेज, अब हमने बोला है प्री इंक्रीमेंट, तो सबसे पहले क्या होगा ये इंक्रीमेंट होगा और फिर किस में जाएगा बी में जाएगा, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट, क्लियर है। और तुम इस कोड को कहीं पे भी यूज करो, कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट अपना रोल चेंज नहीं करेगा। पोस्ट का मतलब है पहले वैल्यू लाके रखूंगा, तुम जो काम करना है करो, अगले लाइन पे जाते जाते मैं प्लस प्लस कर जाऊंगा। प्री इंक्रीमेंट बोलेगा पहले मैं प्लस प्लस कर लूंगा और तुम्हें वहां पे वैल्यू लाके रखूंगा, समझे। तो कहीं पे भी ये रोल चेंज नहीं होगा, इसका पर्पस समझा है। सेम विथ माइनस माइनस, क्लियर है क्या, हाँ। ए प्लस प्लस का डबल एग्जाम्पल, ए प्लस प्लस विच इंक्रीमेंट इज दिस पोस्ट, तो इंक्रीमेंट कब होगा बाद में, तो इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले क्या होगा फिर असाइनमेंट। तो पहले इस ए की जो वैल्यू है वो बी में दी जाएगी, तो इंक्रीमेंट होने से पहले ए की वैल्यू क्या है अभी, तो बी में क्या जाएगा 10, तो बी का काम खत्म, और अगले लाइन पे आते आते ए कितना बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ए है तुम्हारा 10, बी है 20, सी है 30 एंड डी है 40। इंटीजर x इक्वल्स टू a प्लस 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 b प्लस 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 c प्लस माइनस माइनस d, और नीचे के लाइन पे मैं चाहता हूं कि x a b c और d डिस्प्ले हो, व्हाट विल बी द आउटपुट, सम कितना आएगा और ए बी सी डी क्या डिस्प्ले होंगे बस।
होगा नहीं, क्यों नहीं होगा भाई? नहीं नहीं नहीं, इसका नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। इसका नहीं आएगा, किसका आएगा कंपाइलर स्पेसिफिक, वो मैं बताता हूँ। इसमें तुम्हें कंफ्यूजन है क्या कुछ? कंपाइलर को क्यों होगा? तुम बताओ आंसर क्या आएगा? डी माइनस माइनस है बेटा, सी होगा। यस ऑनलाइन, चलो फिर। ऑफलाइन स्टूडेंट को ऑनलाइन ज्वाइन किया हो क्या तुम लोग? देखते हैं, निकाल के रखो। ओके ठीक है, जस्ट आई एम टेकिंग द काउंट। चलो, तो ए ने इधर क्या लाके रखा? ए जब होगा तब होगा प्लस प्लस। बी ने इधर क्या लाके रखा? 20। सी ने इधर क्या लाके रखा? तो सी बोल रहा है कि मैं पहले 31 हो जाऊंगा और यहाँ पे 31 लाके रखा। डी बोलेगा पहले मैं 39 हो जाऊंगा और यहाँ पे क्या है इसका आंसर? 30 40 40 ना 100, राइट? कितना आएगा? 100। अब रही बात इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, तो तुम्हारा डी कितना आएगा? 39। तुम्हारा सी कितना आएगा? 31। और ए और बी तक भी तुम पहुंच चुके हो, मतलब नीचे के लाइन में आते आते ये कितना हो जाएगा? 11 और 20। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? 21। तो ए रखेगा पहले 10, बी रखेगा 20। ये प्लस प्लस है तो पहले इंक्रीमेंट करेगा, तो माइनस माइनस है तो पहले डिक्रीमेंट करेगा और फिर वहां पे वैल्यू रखेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि कहीं पे भी आने दो, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट अपना रोल चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब तू जो बोल रहा था वो ये सिनेरियो है, इंटीजर ए है मेरा 10, बी है 20 और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू a प्लस 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 b प्लस 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 a प्लस a प्लस प्लस। तो अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है? तुम ही सोचो अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है? तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो कंपाइलर भी कंफ्यूज होगा। मतलब कि मैंने यहाँ पे 10 रखने के बाद अब वो तुरंत प्लस प्लस हो रहा है या नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद प्लस प्लस होगा, ये डिसीजन तो नहीं हुआ है अब तक, इसका तो मुझे क्लैरिटी नहीं है। तो इसके हिसाब से फिर मैं यहाँ पे क्या वैल्यू दूं, मैं कंफ्यूज हूं ना अभी। यहाँ पे 11 की बात करूं या फिर 10 की बात करूं, तो कम्युलेटिव मार्क में एग्जीक्यूट होगा क्या या फिर एग्जीक्यूट होगा क्या, तो ये डिपेंड करता है इस पे कंपाइलर। तो दिस विल बी कंपाइलर स्पेसिफिक आंसर या अनडिफाइंड बिहेवियर। हम वो बिहेवियर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है? पता होना चाहिए बस। कल को ये एग्जीक्यूट आएंगे नहीं आएंगे वाला पार्ट नहीं। हमें पर्पस क्या है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का? पर्पस ये है कि भाई क्या करना था मुझे, मेरे पास a इज इक्वल टू 10 है, अब मुझे ये 10 b को देना था और फिर a को प्लस प्लस करना था। तो मैंने बोला कि भाई b क्या कर,
ए को कॉपी कर ले और फिर क्या करूंगा मैं नेक्स्ट लाइन पे ए प्लस प्लस, मतलब पहले ए को बी में कॉपी किया और फिर ए को प्लस प्लस किया। तो हमें प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का एडवांटेज देता है, वो बोलता है कि भाई यही से करो ना, क्यों तुम दो लाइन वेस्ट कर रहे हो, एक ही लाइन में मेरा काम हो जाएगा ना, दो दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। सेम काम अगर ऐसे होता कि कोई भी वैल्यू आती है, पहले मुझे इंक्रीमेंट करनी है और फिर बी को देनी है, तो बोलेंगे ये काम तुम फिर प्री इंक्रीमेंट से करो। पर्पज ये है, काम ये है आगे चल के अपने प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, बट ये समझा है क्या कंपाइलर स्पेसिफिक कब होगा, राइट। तो मेरे पास ए है 10, बी है 20, मैंने बोला कि भाई इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस प्लस और b प्लस प्लस। अब इधर मैंने बोला कि a b और c को प्रिंट करो, व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या है आउटपुट, तुम बताओ, देखते हैं फिर क्या आएगा। ए बी और सी क्या आएगा, 1121. तुम बताओ। 1121. 1121 A is equal to 11. हम्म B is equal to 20. C is equal to 4. यस ऑनलाइन बोलो। N20 कैसे, ये तो बढ़ेगा ना एटलीस्ट, ये तक तो मेरा कमांड आ ही रहा है ना। तो सबसे पहले तुम आओगे यहाँ पे, ये रखेगा कितना इधर 10, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो फिर ये और ऑपरेटर बोलेगा भाई मुझे ट्रू मिल गया, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो कभी तुम बी प्लस प्लस पे जाओगे क्या, तो बी नहीं बदलेगा, बी 20 का 20 ही रहेगा, बट तुम ए तक पहुंच चुके थे ना, तो ए क्या हो जाएगा प्लस प्लस, तो 11 20 और रही बात और ऑपरेटर की, तो और ने अपना डिसीजन क्या दिया है 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, अंडरस्टूड। A0 B20 आंसर। बताओ क्या आएगा 1 21 1, क्योंकि ए यहाँ पे क्या रखेगा सबसे पहले आके 0, फिर और ऑपरेटर बोलेगा भाई एक 0 से सेटिस्फाइड नहीं, आगे जाना पड़ेगा, तो आगे जाएगा तो इधर क्या रखेगा, इधर क्या रखेगा 20 रखेगा, मतलब और को जो उसका दूसरा ऑपरेंड वाला डिसीजन लेना है वो 20 से होगा, और फिर बाद में बी प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बी तक तुम पहुंच चुके थे और तुम ए तक भी पहुंच चुके हो, तो ए हो जाएगा प्लस प्लस, बी भी हो जाएगा प्लस प्लस, और ऑपरेटर का डिसीजन 1 है, समझे। ए भी 0 है और बी भी 0। क्या है
क्या आएगा? 1 1 ए यहाँ पे क्या करके रखेगा? तो और ऑपरेटर बोलेगा नॉट सेटिस्फाइड, आगे जाता हूँ, और को इधर भी क्या मिलेगा? तो और को दोनों तरफ 0 मिल गया, मतलब और का फाइनल डिसीजन क्या हो गया? 0। राइट। अब रही बात ए और बी की, तो दोनों तक तुम पहुंच चुके थे, तो इसलिए 1 1 हो जाएंगे। तो ये सब सिनेरियो क्लियर है क्या? मतलब अब मैं इसमें कितने भी कॉम्बिनेशन बनाऊं, इसको एंड के साथ मर्ज करो, और के साथ करो, रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन लेस देन, मतलब भी a प्लस प्लस ग्रेटर देन b प्लस प्लस, तो a है मेरा 10 और b है मेरा 10, कैसे होगा कंपेयर? जब b कितना क्लियर हो 15 देखो, और आगे के लिए तुम्हें ये समझना चाहिए कि कंपैरिजन जो हो रहा है 10 ग्रेटर देन 15 में हो रहा है, बाकी प्लस प्लस तो दोनों होंगे क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर है, दोनों ऑपरेंड चेक करने पड़ रहे हैं उसको, लेकिन ये भी 10 है, ये भी 10 है, बट ये ऐसे होता प्लस प्लस, मतलब पहले a प्लस प्लस है फॉर एग्जांपल, तो 10 ग्रेटर देन 10 क्या है? फॉल्स, राइट। अब ये प्लस प्लस a है, तो a पहले क्या हो जाएगा और b कितना रहेगा? राइट। और फिर भी प्लस प्लस होगा बाद में, फिर भी प्लस प्लस होगा बाद में। क्लियर? क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन है क्या कुछ और? कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी इंटीजर a इज इक्वल टू 10, printf percent d a plus plus, what will be the output? a 10 है और मैंने a प्लस प्लस को प्रिंट किया है, क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा ऑनलाइन? आउटपुट विल बी 10। क्यों? क्योंकि सबसे पहले a यहाँ पे आके क्या रखेगा? 10, तो परसेंट डी को बोला जाएगा तो 10 पर, नीचे के लाइन पे आके आके ये कितना हो जाएगा? तो नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं a प्रिंट करूँ तो क्या आएगा? समझ आ रहा है? अभी मैं कितना भी मर्जिंग करूँ तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, समझो। प्रिंटर पर से डी, प्रिंटर प्रिंटर S. What will be the output? What will be the output? बताओ, अच्छे से बताओ। बस प्रिंटर भी 3 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो आउटपुट भी 3 आने चाहिए, ये तो सिंपल बात है कि 3 प्रिंटर है तो 3 आउटपुट आने चाहिए। ठीक है, तुम्हें जो लगता है बताओ ऑनलाइन। ये कुछ नहीं है, ये बस तुम्हें रूल समझाने के बाद, ये तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट लेने जैसा है कि भाई मैंने रूल समझाया और अभी ये सॉल्व करके दिखाया, ऐसा है। डोंट टेक इट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग कि अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है। यस, 3 आउटपुट आने चाहिए। क्या एबीएस गार्बेज? गार्बेज क्यों? गार्बेज नहीं आएगा, है ना, वैल्यूज है ना उधर। एबीएस 3 1, एबीएस 3 1, कैसे समझोगे? पहले आया मैं इस प्रिंटर के पास, ये प्रिंटर बोल रहा है इस परसेंट डी को कि जा भाई उधर से वैल्यू लेके आ, राइट, क्या प्रिंट करना है वो वैल्यू लेके आ, तो ये आया यहाँ पे, राइट। ये देखते हैं वो क्या दे रहा है, वो क्या दे रहा है, तो बोल रहा है इधर भी एक प्रिंटर है,
तो इधर भी प्रिंटफ है, तो ये आया इसके पास, ये बोल रहा है जा, ये क्या वैल्यू दे रहा है, तो ये प्रिंटफ एफपीएस है। तो आके ये अपना पहला काम क्या करेगा, एफपीएस, और जाते जाते इधर क्या रिटर्न करके देगा, 3। तो ये वाला प्रिंटफ बोल रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे क्या मिला प्रिंट करने के लिए 3, तो मैं मेरा 3 प्रिंट कर दूंगा, और जाते जाते मैं क्या रिटर्न कर दूंगा 1। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आई एम प्रिंटिंग ऑन द कंसोल, आई एम प्रिंटिंग ओनली 1 कैरेक्टर, मतलब मैं सिर्फ कंसोल पे 3 प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ क्या प्रिंट कर रहा हूँ, मैं 1 कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं रिटर्न क्या करता हूँ 1। तो इस 1 को ये प्रिंटर प्रिंट कर देगा। तो एलपीएस 31 शुड बी योर आंसर। ये समझा है एवरीबॉडी? तो डिफिकल्ट है क्या इसमें कुछ? तुम अगर प्रॉपरली उसको ट्रेस करोगे तो लाइन क्लियर है क्या सब लोगों को? एवरीवन आंसर सब लोगों से आना चाहिए। तो वापस इसमें ये क्वेश्चन देने के बाद तुम्हें कंफ्यूज हुआ, समझ नहीं आया कैसे करना है, बट एक्सप्लेन करने के बाद क्लियर हुआ गया कि अच्छा ऐसा था, मतलब और अगर 4 क्वेश्चन आते हैं ऐसे तो अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये बात समझ में आ रहा है। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि उसका टेंशन मत लो, कि तुम्हें अगर पहले अटेम्प्ट में मैं क्वेश्चन देता और नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं और इससे तुम्हें एक कंसेप्ट समझाता हुआ प्रिंटर परसेंट डी प्रिंटर परसेंट सी व्हाट विल बी द आउटपुट? वो सिंगल कोट में ए है, तो सिंगल कोट में ए मतलब कैरेक्टर है, वो वेरिएबल नहीं है, उसको मैंने एज ए कैरेक्टर ट्रीट किया है। तो बताओ व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? 972 विल बी द आंसर। बोलोगे अरे सर ये तो बहुत आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो बहुत दूर आ गया, 972 ये कहां से आया बीच में? 972 बीच में यहां से आया कि हम इस प्रिंटर को बोल रहे हैं ये जो कैरेक्टर है ये प्रिंट कर, लेकिन किस फॉर्मेट में प्रिंट कर? इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कर, राइट? तो इंटीजर फॉर्मेट में मतलब हर एक कैरेक्टर को अपना एक इंटीजर असाइन होता है, मतलब कैरेक्टर तुम्हारा इंटरनली क्या है? इंटीजर। तुम्हारी दुनिया की सारी चीजें घूम फिर के आती है इंटीजर पे, इंटीजर से जाती है बाइनरी, ठीक है? तो आस्की वैल्यू नाम का एक कंसेप्ट है कि हर एक कैरेक्टर के साथ एक आस्की वैल्यू अटैच होगा। तो अगर मैं इसको %c के तरह प्रिंट करता, अगर मैं इसको %c से प्रिंट करता तो यहाँ पे आके पहले क्या प्रिंट हो जाता? ए। प्रिंटर बोलता मैंने कितने कैरेक्टर प्रिंट किए? 1। तो मैं रिटर्न क्या करके देता हूँ? 1। वो 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाता, तो A1 तुम्हारा आंसर आता, सॉर्टेड। लेकिन अभी तुमने इसको बोला है कि भाई प्रिंट किस तरीके से करना है? %t, मतलब ही इसके इंटीजर फॉर्मेट में। तो अब इस A का जो आस्की वैल्यू है वो प्रिंट होगा, तो A का आस्की वैल्यू कितना है? मतलब क्या प्रिंट होगा? तो प्रिंटर बोलेगा मैंने कितने कैरेक्टर प्रिंट किए स्क्रीन पे, तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ? तो फिर इधर क्या प्रिंट होगा? 97 ऐसे आएगा। अंडरस्टूड? समझे क्या? तो फिर अब किसी का एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये आस्की वैल्यू याद करने होते हैं, तो नहीं करने की जरूरत, क्योंकि 97 पे A आता है तो B कितने पे आ जाता है? 98। तो कैपिटल A आता है किधर? 65। तो सारे जितने भी कैरेक्टर्स है उन सब कैरेक्टर्स को अपना एक आस्की वैल्यू होता है।
तो मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं ऐसे लिखता हूं कि a ग्रेटर देन b तो ये चलेगा, क्योंकि a इंटरनली क्या लाके रखेगा इधर 97, b इधर क्या लाके रखेगा एंड दिस इज फॉल्स। तो हम बोल रहे हैं कि भाई a b से बड़ा नहीं, कोई तुम्हें बोलेगा कि कैपिटल A स्मॉल a से बड़ा है तो 65 ग्रेटर देन 90 तो नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? तो इज इट नेसेसरी कि तुम्हें आज की वैल्यू पता होनी चाहिए? नहीं ना, आज की वैल्यू पता नहीं होनी चाहिए। आज की वैल्यू की जगह पे तुम सीधा a को भी रिप्रेजेंट करोगे, इंटरनली वो क्या रहेगा 97। पर कोई बोलेगा सर फिर एमसीक्यू में आया तो एमसीक्यू में आया तो बेटा तुझे a शुरू होता है 97 से, इतना तो याद है, और कैपिटल A शुरू होता है 65 से, तो यहाँ से तो Z तक जा सकता है ना, यहाँ से भी Z तक जा सकता है। फिर सर 1 to 9 का क्या? तो 0 शुरू होता है 48 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस 10 20 ऐसा नहीं होगा। 10 मतलब ये क्या 1 0। समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीवन? व्हाट अबाउट अदर स्पेशल सिंबल? वो कोई पूछेगा ही नहीं कि एट द रेट का आज की वैल्यू क्या है, हैश का आज की वैल्यू क्या है, ऐसा कोई पूछता नहीं है, राइट? तो ASCII टेबल वगैरह ये सब याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं बस पता होना चाहिए कि ASCII नाम का ऐसा कोई कंसेप्ट है। तो अब क्लिक हुआ ये 97 टू क्यों आएगा? तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ F, व्हाट विल बी द आउटपुट? What will be the output? A, B, C, D, E, F. हाँ बताओ तुम। 1 0 2 3, क्योंकि F का आज की वैल्यू क्या है 1 0 2 प्रिंट होगा पहले, और ये प्रिंट में बोलेगा हमने 3 कैरेक्टर्स प्रिंट किए इसलिए क्या रेफर करके देता हूँ। अंडरस्टूड? कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो तुम, अगर तुम्हें ये बेसिक में पता है, ये बेसिक पता है। अंडरस्टूड? आए क्या एमसीक्यू? कॉलेजेस वगैरह वाले पूछते हैं क्या एमसीक्यू अभी? नहीं पूछते? यस क्वेश्चन। शिवम, समेत, सानिका, श्रुतिका, करण, लक्ष्मीकांत, पल्लवी, बाकी लोग क्वेश्चंस करो। यस क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस। समझा है क्या? यूनरी ऑपरेटर समझा है क्या? तो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर्स, और ये अपना डमी वेरिएबल, प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर, ये सबको मिला के तुम काम कर सकते हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ऑनलाइन तो तुम्हें क्या क्लियरिटी मिली है ये 2-3 लेक्चर से? ये तुम्हें क्या समझा है ओवरऑल? क्या कंक्लूड किया है तुमने इससे? यस, क्या समझा है? अब ये तो टाइम पास है, इसके आगे चल के मुझे प्रोजेक्ट में जरूरत नहीं है, राइट? बट ये बेस मेरा अगर स्ट्रांग नहीं होता है तो आगे चल के दिक्कत हो जाती है। तो ये एमसीक्यू क्यों पूछे जाते हैं? पूछो कभी जीपीटी से कि ये लोग एग्जाम में क्वेश्चन से ज्यादा एमसीक्यू क्यों पूछते हैं। मेरा वो कहना है कि मैक्सिमम यहाँ से जाने के बाद भी, अभी क्या 1.5 घंटे का तुम्हारा, कल को 2-2.5 घंटे का लेक्चर होगा, बाकी ज्ञान सेतु वगैरह रहेगा, तो इसके अलावा तुम्हारे पास पूरा दिन पड़ा है। तुम्हें बस क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जीपीटी से इंटरेक्ट करते रहना है, बस समझना है हर चीज का वाई।
कि ऐसे क्यों, ये क्यों होता होगा, तुम्हें क्वेश्चन आने लगेंगे ना उससे। जितना तुम ज्यादा इंटरेक्ट करोगे उतने तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। बाकी बेसिक व्यू तो मैंने ओपन करके दिया है, क्या क्या पूछना है, कहाँ तक पूछना है, उसके लिए भी तो तुम्हें क्लियरिटी चाहिए ना। क्या पूछना है वही पता नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है क्या, वो हाँ नहीं बोलेगा जीपीटी बाद में। जो भी क्वेश्चन करो, कोडिंग करो दिन भर। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन यू कैन क्रिएट, समझ सकते हो उसको। अभी तुम्हें अरिथमेटिक क्या यूनरी समझ में आ गया, तो यूनरी को मिक्स कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो ना यूनरी। क्या होगा इससे, एप्टीट्यूड क्यों सॉल्व करते हो तुम लोग। एक ट्रेन इतने इतने की स्पीड से आ रही है, तो उसके लिए तुम्हें कभी जाना है रेलवे स्टेशन, कैलकुलेट करना है तुम्हें ट्रेन का स्पीड कभी। फिर इधर क्यों पेजेस भर रहे हो तुम, क्यों भरते हो पेजेस। फॉर्मूला तो एक ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस वो लोग सिनारियो बदलते जा रहे हैं, बीच में एक पोल खड़ा कर देते हैं, फिर वो पोल को कितने में ट्रैवर्स करेगी, पोल का लेंथ इतना है उतना है, ये वो सब क्यों चल रहा है ये सब। हमारा लॉजिक बिल्डिंग ब्रेन शार्पनिंग के लिए चल रहा है ना। तो कुछ लोग गधे जैसा वो इसको ट्रोल करते हैं, ये साइन थीटा कॉस थीटा हमको नहीं पढ़ाया क्यों हमको, ये तो कहीं पे काम ही नहीं आ रहा है। आ रहा है ना काम, वो इंजीनियर्स को पूछो रास्ता बनाते हैं तो थीटा कितना काम आता है, तो फिर साइंटिस्ट लोगों को पूछो कितना काम आता है ना कहीं पे। पर हमें नहीं आ रहा है, तो हमें नहीं आ रहा है तो तुझे क्या इतना डेप्थ में थोड़ी पढ़ाया है। बेसिक लेवल पे लॉजिक बिल्डिंग लेवल का पढ़ाया है ना, ताकि तू कुछ कैलकुलेशन कर सके चार पांच। समझ में आ रहा है। तो ऐसा जजमेंट नहीं होता है हर एक चीज पे। तो तुम्हारा पर्पस क्या है उसका, ट्रेन के एग्जाम्पल क्यों सॉल्व कर रहे हो, फिर बोट के एग्जाम्पल क्यों सॉल्व कर रहे हो, उसका तो लेना देना नहीं है ना फिर सिलेबस से तुम्हारे। इसके चाचा की मौसी के बेटे के मामा का नाम क्यों निकाल रहे हो, उसका क्या है लेना देना। तो लॉजिक बिल्डिंग के लिए ये सब। तो जो मैं बोला तुम्हें पहले दिन भी कि पजल सॉल्विंग, पजल के गेम्स खेलना स्टार्ट करो अभी से, रैंडम पजल के गेम्स, ये लॉजिक वगैरह सब इसी से इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव होता है। ऐसा नहीं है कि बचपन से ही कोई होशियार है करके, बस तुम्हें रिपीटेशंस लगते हैं थोड़े बहुत, उसको नहीं लगते, तो क्या कर सकते हैं तुम। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सो दैट इज फाइन। सो यस क्वेश्चंस करो। अगर कोई फ्लोट वैल्यू इसमें फ्लोटिंग में ना, हाँ तो जितने कैरेक्टर्स वो स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है उतना, 10.23 कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए उसने, 10 पॉइंट का एक, 2 का एक, 3 का एक, 5। सिंपल है ना। प्रिंटअप कुछ नहीं बोलता है, प्रिंटअप बोलता है जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं स्क्रीन पे प्रिंट करूंगा। मतलब चलो सिंपल केस में मुझे ये बताओ, व्हाट विल बी नेक्स्ट, एक्स में क्या आएगा, एक्स में क्या आएगा, एक्स कितना आएगा एक्स, क्या एनो कैसे एक्स इंटीजर है ना बेटा, इंटीजर है ना, तो इंटीजर ही प्रिंट होगा ना, तो क्या प्रिंट होगा, नंबर में क्या है, गार्बेज, नंबर में क्या है, तो गार्बेज कल को कुछ भी हो सकता है। गार्बेज है 1 2 3 4 5, तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे 1 2 3 4 5, और हमने स्क्रीन पे 5 कैरेक्टर प्रिंट किए ये बोल के प्रिंटअप क्या रिटर्न कर देगा, इसके पास 5। कल को गार्बेज है तुम्हारा 0, तो क्या होगा आंसर 0। एक्स क्या प्रिंट करेगा,
अरे 1 0 इज अ सिंगल कैरेक्टर ना रे बाबा, एक कैरेक्टर प्रिंट किया मतलब 1 काउंट देगा ना एक्स में वो, फिर तो डिपेंड करता है ना, गार्बेज है उसमें, समझे? उसमें गार्बेज है तो तुम उसकी गारंटी नहीं ले सकते, बट तुम ये गारंटी ले सकते हो, तो मैं प्रूव कर रहा हूं मैं कि जितने भी कैरेक्टर्स को आप प्रिंट करो, समझे? यहाँ पे नंबर में है 9, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नंबर प्लस प्लस, कितना आएगा एक्स में? एक्स में कितना आएगा? एक्स में आएगा 1, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे 9 प्रिंट करेगा, बाद में प्लस प्लस होगा, तो 9 मतलब एक कैरेक्टर, तो एक्स में क्या आया? 1। और ये यहीं पे अगर प्लस प्लस नंबर होता तो स्क्रीन पे पहले आता 10 और 2 कैरेक्टर्स बोल के एक्स कितना देता? 2 कैरेक्टर्स बोल के एक्स कितना देता? 2। तो ये कॉम्बिनेशन, कितने भी कॉम्बिनेशन करके काम कर सकते हो कि नहीं? ये अगर यहाँ पे ये इसे 10 11 हो जाता, ऐसे अभी भी क्या आता? 2। This is how it works. Understood? ये सिनारियो क्लियर है। तो अभी एक पार्ट लिख के देता हूं, बाय हार्ट करना है उसे, ठीक है? अभी बस लिख लेना है और उसको बाय हार्ट समझना है, दैट इज फंक्शन प्रोसेस, जो हमें आगे चल के बहुत से लेवल पे लगने वाली है। फंक्शन प्रोसेस, तो कोई भी फंक्शन मुझे यूज करना है तो मुझे सबसे पहले उस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? कौन इन्वोक करूंगा मैं उस फंक्शन, तो उस फंक्शन को इन्वोक करना मतलब ही कैसे इन्वोक करूंगा उस फंक्शन को? उस फंक्शन के नाम से, उस फंक्शन के नाम से, तो फंक्शन का नाम और सिंटैक्स एंगुलर राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस, ठीक है? क्लियर? पैरेंथेसिस में अगर पैरामीटर्स है, इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर्स है तो क्या जाएगा? ओनली वैल्यू और वेरिएबल, सिर्फ वैल्यू या वेरिएबल जाएंगे विदाउट डेटा टाइप, विदाउट डेटा टाइप। विद डेटा टाइप तो कभी वैल्यू हो नहीं सकती, तो वेरिएबल ही हो सकता है, जो डिक्लेरेशन है। तुम्हें भेजना है यहाँ पे सिर्फ वैल्यू और वेरिएबल, और यहाँ पे होगा सेमीकोलन, जो मोस्टली होगा, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि तुमने प्रिंटफ हेलो प्लस प्रिंटफ पाई बोला, तब प्रिंटफ हेलो के आगे लिखा क्या? नहीं ना, तुम एंड कहाँ पे करना चाहते हो? वो एंड के लिए, उसका फंक्शन से लेना देना नहीं है। सो दिस इज योर फंक्शन कॉल। यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा फंक्शन कॉल हुआ, जिसमें फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स अगर है कोई, फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स अगर है कोई, तो उसका सिर्फ वैल्यू या वेरिएबल भेजते हैं। फिर आता है फंक्शन को अगर कॉल किया तो फिर उसका क्या होना चाहिए? डेफिनेशन, फंक्शन का डेफिनेशन। तो जिस नाम से मैंने उस फंक्शन को कॉल किया उसी नाम से वो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, उसी फंक्शन नेम से एग्जिस्ट करना चाहिए। और अगर इसमें भी पैरामीटर्स, इफ एनी पैरामीटर्स अगर कोई है तो तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है? वेरिएबल्स विथ डेटा टाइप, मतलब वेरिएबल्स विथ डेटा टाइप। वेरिएबल जो है डेटा टाइप के साथ होंगे वैल्यूज लेने के लिए। इधर कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं, इधर कर्ली ब्रैकेट से तुम्हारे फंक्शन का क्या शुरू होगा? बॉडी शुरू होगा, और यहाँ पे तुम लिखोगे पूरा फंक्शन का कोड, मतलब क्या लिखोगे? एल्गोरिथम, लॉजिक, एल्गोरिथम पूरा। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या एवरीवन? ये सिनारियो क्लियर है? फिर अगर तुम्हारा फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, राइट,
अगर कुछ रिटर्न करता है तो डिसाइड होगा तुम्हारा रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन को क्या होगा, रिटर्न टाइप। क्लियर है यहाँ तक? फिर थर्ड आता है तुम्हारा फंक्शन डिक्लेरेशन। तो अब ये डिक्लेरेशन का क्या सिनारियो है कि मैं आया टॉप टू बॉटम और मुझे फंक्शन का कॉल दिखा, और फंक्शन का कॉल दिखता है तो कंपाइलर एरर देता है। कंपाइलर बोलता है कि कॉल दिखाया, डेफिनेशन किधर है? तो मैं उसको बोल रहा हूँ भाई डेफिनेशन नीचे है, थोड़ा सा पेशेंस रख। बट वो बोल रहा है कि ये ऐसा तुमने कभी बताया नहीं मुझको, तुमने पहले मुझे बता के रखना चाहिए था कि देख भाई ऐसा ऐसा डेफिनेशन आने वाला है। तो कॉल आने से पहले मैं क्या करता हूँ, कॉल आने से पहले मैं कंपाइलर को बोल के रखता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा रिटर्न टाइप है, ऐसा ऐसा उसका नाम है, और इतने इतने वो पैरामीटर्स लेता है। कब? इफ एनी पैरामीटर्स, तो इतने इतने पैरामीटर लेता है तो उसमें क्या दूंगा मैं, ओनली डेटा टाइप्स, और यहाँ पे सेमीकोलन ऑलवेज। ठीक है? तो फंक्शन डिक्लेरेशन मैंडेटरी है क्या? नहीं। फंक्शन कॉल से पहले अगर डेफिनेशन लिखते हो तो फिर डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिक्लेरेशन काम क्यों आता है, डेफिनेशन में भी तुमने दो फंक्शन लिखे, ए बी को कॉल करता है, बी ए को कॉल करता है, तो फिर कौन सा ऊपर कौन सा नीचे लिखोगे ना, तो वहां पे तुम्हें एक को तो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो फंक्शन डिक्लेरेशन इज फॉर दैट पर्पस। तो कॉल, डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, ऐसे तीन स्टेप क्लियर है क्या फंक्शन के? ऐसे तीन फंक्शन के स्टेप्स क्लियर है क्या एवरीवन? क्लियर है यहाँ तक? तो फिर वॉइड मेन को अगर मैं देखता हूं तो इन तीनों में से ये क्या है? वॉइड मेन को अगर मैं देखता हूं तो इन तीनों में से ये क्या है फंक्शन प्रोसेस में? फंक्शन प्रोसेस में के तीनों स्टेप्स में से ये क्या है जो वॉइड मेन मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि भाई उसका नाम है, पैरामीटर्स है, रिटर्न टाइप है, तो करली ब्रैकेट भी है, क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। तो भाई तुम डेफिनेशन की अगर बात कर रहे हो तो इसका मतलब उसको कॉल करने वाला तो कोई होगा ना, उसको कॉल करने वाला तो कोई होगा। और हमने क्या बोला है कि जिस नाम से डेफिनेशन है, क्या उल्टा, जिस नाम से कॉल किया है उसी नाम से डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो इसको कॉल करने वाला बंदा इसको किस नाम से कॉल करता है? मेन। और वो कॉल करने वाला बंदा कोई पैरामीटर भेजता है क्या साथ में? नहीं। तो डेफिनेशन में भी मुझे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। वो कॉल करने वाला बंदा मुझे इस फंक्शन से कुछ वापस मांगता है क्या? नहीं। तो इसलिए मुझे रिटर्न टाइप भी क्या लिखना पड़ा? वॉइड, कि कुछ नहीं मांगता है वो रिटर्न। तो मेन क्यों लिखना है ये समझाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको किस नाम से कॉल करती है? मेन नाम से। हम उसमें बदल नहीं कर सकते क्योंकि कॉलिंग का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं। कॉलिंग को कौन करेगा? उसको ओएस। और सबसे पहला फंक्शन कौन कॉल करता है? ओएस कौन सा कॉल करता है? मेन। और हमने बोला है कि जब भी एक फंक्शन को कॉल मिलता है उसको एक स्टैक फ्रेम मिलती है, और स्टैक फ्रेम जब भी एक फंक्शन को कॉल मिलता है उसको एक स्टैक फ्रेम मिलती है, और स्टैक में सबसे पहले आएगा कौन? मेन। लास्ट में जाएगा कौन? तो इन सब चीजों का वाई समझाएगा कि क्यों मेन से प्रोग्राम शुरू होता है, क्यों मेन से प्रोग्राम खत्म होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? मेन ही क्यों लिखना है, तो ब्रैकेट्स क्यों दिए हैं, रिटर्न क्यों किया है। तब तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कि नहीं मुझे वॉइड नहीं चाहिए, मुझे स्टेटस रिटर्न करके दो। तो रिटर्न करके दो तो बोलेगा मुझे इंटीजर चाहिए रिटर्न कर। तो फिर यहाँ पे रिटर्न की पहली है तो रिटर्न क्या है इधर से? इंटीजर। तो इंटीजर रिटर्न है तो रिटर्न टाइप भी क्या लगेगा? तो फिर कभी कभी तुम गलती से .cpp करते हो और cpp का कंपाइलर बोलता है कि मेन मस्ट रिटर्न इंट। तो मेन मस्ट रिटर्न इंट, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा इधर? इंट में। और मेन मस्ट रिटर्न इंट में वो मांग रहा है ना इंट तुमसे, तो उसको स्टेटस के तौर पे रिटर्न 0। अब 0 की जगह पे तुम 10 20 30 भी बोल सकते हो, उसको इंटीजर चाहिए बस। बट 0 उसको मोर क्लैरिटी देता है बिकॉज 0 स्टेटस बोलता है प्रोग्राम सक्सेसफुली आ रहा है कंप्लीट, राइट। तो मेन मस्ट रिटर्न इंट लिखना है क्या? अब लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी उसका वाई क्लियर है कि वो लिखना क्यों। मेरा कहना है कि वो ब्लाइंडली मत लिखो। इसी बोल रहा है मेन मस्ट रिटर्न इंट, तो तुम उसको पूछ नहीं रहे हो कि क्यों करूं,
तुम सीधा वो कंपाइलेशन एरर हटाने के लिए लिख रहे हो बस, दैट डजंट मेक एनी सेंस। कंपाइलेशन एरर हटाने के लिए नहीं करना है, इसके लिए करना है मुझे अगर उसका वाई क्लियर है तो मैं ये काम कर सकता हूं। तो अभी इसी तरीके से अगर तुमने देखा तो मैं बोल रहा हूं प्रिंटफ हेलो, तो ये तीनों में से ये क्या है, ये तीनों फंक्शन प्रोसेस जो मैंने दिया है तुमको तीनों पार्ट, इसमें से ये क्या है, फंक्शन कॉल है, क्योंकि नाम है, पैरेंथेसिस है, पैरामीटर दिया जा रहा है, खत्म। तो ये फंक्शन अगर कॉल है तो फिर बाय प्रोसेस डेफिनेशन और डिक्लेरेशन चाहिए कि नहीं, कॉल अगर दिया है तो डेफिनेशन डिक्लेरेशन होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा। तो फिर डेफिनेशन और डिक्लेरेशन stdio नाम के फाइल में लिख के रखा है। वो बोल रहा है कि उस फाइल को तुम क्या करो, तुम्हारे कोड में इंक्लूड करो। तो कॉल है तुमने दिया तो डेफिनेशन डिक्लेरेशन में रेडी करके दे दो। समझ में आ रहा है एवरीवन, क्लियर है, डेफिनेशन डिक्लेरेशन दे दो। अब क्या होता है कि तुमने ये नहीं लिखा तो तुम्हारा कंपाइलर तुम्हें वार्निंग देगा कि देख भाई इम्प्लिसिट दे रहा हो, मतलब मैं मेरी तरफ से दे रहा हूं, लेकिन मेरी तरफ से दे रहा हूं तो मेरे एरिया में ही चलेगा। वो अगर ये कोड को लेके कहीं पे बाहर जाता है ऑनलाइन कंपाइलर को और उसने लेने से रिफ्यूज कर दिया तो तेरे कोड में एरर आ सकता है। तो इसलिए तू मेरे भरोसे पे भी करता है, तू प्रोसेस फॉलो कर। तो कॉल अगर है तो डेफिनेशन डिक्लेरेशन होना ही चाहिए, इसलिए हमने क्या करना चाहिए, हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी चाहिए। लेकिन कहना मेरा ये है कि आज तुम ये करना भूल भी गए तो तुम टेंशन नहीं लोगे उससे कि ठीक है भाई मुझे पता है, मुझे कहा बाहर के प्लेटफॉर्म पे रन करवाना है तो मैं इग्नोर करूंगा, बार बार वो एचटीटीपी के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, राइट। पर कल को एक एक्सवाइजेड फंक्शन आता है और एरर देने लगता है तो इसका मतलब क्या, कंपाइलर ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। कंपाइलर बोलता है ये मैं इम्प्लिसिट नहीं दे रहा हूँ, ये तुझे ही बुलाना पड़ेगा। मैं जो बेसिक लेवल पे सोचा था, बिगिनर लेवल पे तू नया है तो तुझे इतने इतने लगने वाले हैं, अब तू जाके कुछ एडवांस लाइब्रेरीज की बात कर रहा है तो तुझे खुद ही बुलानी पड़ेगी। मैं सारा इतना सारा लाके वहां पे नहीं रख सकता मेरी तरफ से, अंडरस्टूड। तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हें तुम्हारे नीड के अकॉर्डिंग बुलाना पड़ेगा। तो फिर आगे चल के stdio वगैरह कुछ जो हेडर फाइल्स है वो तुम्हें लानी पड़ेगी। तो जो मैंने गाइडलाइंस दी है, हेडर फाइल्स आर ऑप्शनल इन सी। तो ऑप्शनल इन सी मतलब मेरा कहना है कि मैं बिना हेडर फाइल वगैरह निकाल लिखे ये कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूं। मतलब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं ना मुझे रन करने के लिए मेल चाहिए बस, बाकी सब कुछ क्या है, ऑप्शनल, राइट। समझ में आ रहा है एवरीवन, इज इट क्लियर, इज दिस क्लियर, ये सब समझ में आ रहा है। यही इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या क्लियर होना चाहिए कि मुझे लिखना क्यों है, गधे जैसा लिखना है नहीं है। सिर्फ कॉलेजेस में जो तुम एग्जाम क्वेश्चन आते ही लिखते हो हैश इंक्लूड stdio.h conio.h ये वो सब, वो मत, conio की तो जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि गेट ch नहीं यूज किया फिर भी conio लिखा है, क्योंकि पता ही नहीं है गेट ch फंक्शन किस लाइब्रेरी का पार्ट है, conio का। हमें बस लिखना है, इसलिए लिखना है। गेट ch भी क्यों लिखना है वो भी हमें नहीं पता, क्यों लिखना है गेट ch, गेट ch क्यों लिखना है, लास्ट में गेट ch लिखते हो ना तुम किसी भी फाइल में जाके, कोड में जाके तुम कभी कभी गेट ch लिखते हो लास्ट लाइन में। हाँ टर्बो सी में लिखते थे ना, तो टर्बो सी में हैश इंक्लूड conio वर्ड में गेट ch, फिर वो गेट ch में अगर यहाँ पे लिखता हो और वापस गेट ch लिखता हो चलेगा क्या, क्यों नहीं चलेगा। तो लास्ट में लिखना होता है सर, तो स्क्रीन होल्ड करता है, तो वो स्क्रीन नहीं होल्ड करता है बेटा, उसका काम अलग है। उसका काम है एक कैरेक्टर यूजर को स्कैन करके देना, ना कि स्क्रीन होल्ड करके देना। यहाँ पे तुम इसको लास्ट में लिखे हो, मतलब तुम यहाँ पे आते हो, बोलता है एक कैरेक्टर एंटर कर, रुका तो एक कैरेक्टर एंटर कर, तो कैरेक्टर एंटर करेगा तो वो कैरेक्टर आगे लेके कहाँ पे लाके रखेगा, डमी में लाके रखेगा। डमी से किसी बंदे को अगर वो आगे के काम के लिए चाहिए तो वो इस्तेमाल कर सकता है। लास्ट लाइन के आगे कुछ है नहीं तुम्हारा, तो डमी में आके वैनिश हो गया, तो जो स्क्रीन होल्ड नहीं हो रही थी
वो स्क्रीन को तुम लोग को क्या लग रहा है गेट CH की वजह से होल्ड होती है, गेट CH की वजह से नहीं होल्ड होती है। गेट CH एक कैरेक्टर स्कैन करने के लिए, उसको तुम 1000 जगह पे यूज कर सकते हो। एक्चुअल यूज उसका कैरेक्टर स्कैन करना है, ये उसका जुगाड़ है। इसको बस यूज किया है कि हाँ ऐसा तुम्हें दिखाया गया है कि होल्ड हो रही है स्क्रीन, एक्चुअली मांग रहा है कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर एंटर करते हो प्रोग्राम वैनिश हो जाता है। तो गेट CH, इसका नाम ही देखो ना, गेट CH, गेट कैरेक्टर नॉट होल्ड स्क्रीन। फिर फंक्शन का नाम ही होल्ड स्क्रीन लिखते हैं ना वो लोग, अगर स्क्रीन ही होल्ड करना होता तो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो तुम किस लेवल पे मिसगाइड किया है तुम लोगों को समझ में आ रहा है? कितने बड़े लेवल का स्कैम हो चुके हैं तुम लोगों के साथ। कॉलेज में क्या नहीं बोल रहा है, गेट CH इज टू होल्ड स्क्रीन, कॉलेज में वही बोला गया होगा। क्यों? क्योंकि टर्बो सी कंपाइलर में स्क्रीन होल्ड नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए मुझे गेट CH लिखना पड़ता है। पर अभी जो मेरा कंपाइलर है जो डेवसी प्लस 6.3 वगैरह भी यूज कर, वो स्क्रीन होल्ड करता है। तो फिर वो अगर स्क्रीन होल्ड करता है तो गेट CH की जरूरत ही नहीं है ना। गेट CH की जरूरत नहीं है तो मुझे कोनियो की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे कैसे सर फिर 5 मार्क कैसे मिलेंगे? उतना ही लिख के तो हम पेपर में थोड़ा सा दिखा देते कि कुछ ना कुछ लिखा है, राइट? तो दैट इज द प्रॉब्लम। अब मुझे जुगाड़ के तौर पे गेट CH यूज करने में प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो सिंपल है, तुम जुगाड़ करते हो किसी चीज का, तो जुगाड़ कर रहे हो वो बहुत एक घटिया नहीं आता है। कोई तो भी ऐसा इधर से पानी निकला होता है जो इस पाइप में जाना चाहिए होता है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाने की वजह से सीधा गिर जाता है, और ज्यादा पाइप में ही है और उधर लिखा है इफ इट वर्क्स, मतलब तुम्हारा कोड अगर वर्क हो रहा है तो उसको छेड़ो मत, चलने दो। इस बात के डेवलपर हो फिर लाज बांटने की गोष्ट है कि मेरा कोड चल रहा है नहीं चल रहा है उसको धक्का मत लगाओ, अभी चल रहा है तो फिर डेवलपर नहीं हो तुम। तुमने ऐसे होना चाहिए कि मैं उसको 4 बार डिस्टर्ब करूं फिर भी मैं उसको जगह पे लाने के काबिल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ ऐसे मीम्स आते हैं, तो बाकी मीम है ना दुनिया में बहुत सारे, उसी में क्या है लाल बटन है उसके का है मास्टर वो है। तो कोड तुम्हें कैपेसिटी होनी चाहिए कि कोड कितना भी डिस्टर्ब हो जाए तो इसको वापस टाइम पे करेक्ट कर सकता हो, फिक्स कर सकता हो। तो जुगाड़ करना है क्या? करना है, लेकिन जुगाड़ करने अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें उसके पीछे के जो सिनारियोज है वो पता होनी चाहिए कि जुगाड़ कर को कोलैप्स कहाँ पे हो सकता है, किस सिनारियो में हो सकता है, कब हो सकता है, राइट? मतलब अभी ये जुगाड़ है, अभी ये जुगाड़ कोलैप्स कब होगा? पानी थोड़ा खत्म होने पे कैसे होगा? पानी थोड़ा कम नहीं, कम या फास्ट? पानी अगर इसी स्पीड में आ रहा है तो चल रहा है, थोड़ा सा स्लोप ज्यादा आ गया तो तुम्हारा पानी मिल जा रहा है ना, थोड़ा कम आ रहा है तो इसीलिए क्या करना चाहिए? जुगाड़ नहीं करना चाहिए, ये पानी आना चाहिए पाइप से, समझ में आ रहा है? फिर ज्यादा आता है कम आता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो जाएगा पाइप से। तो ये सब चीजें मत करो जुगाड़ के नाम। जुगाड़ किया है तो तुम्हें वो क्लिक होना चाहिए भाई जुगाड़ किया है देखा, उधर पानी का फ्लो ज्यादा मत देकर, ठीक है? क्योंकि उधर का जो हमने काम करके रखा है वो कोलैप्स हो सकता है, तो तुम इसी फ्लो से जाओ, ठीक है? घर में करते हो ना तुम बहुत से लेवल पे जुगाड़ ऐसे कि नहीं अरे इधर चेयर पर बसू ना काटा आम्ही तार बांधता है, तो अब पता है ना तुम्हें थोड़ा वजन ज्यादा जाएगा तो तुम ठीक ही कर, तो फिर भाई पता है ना उसका सिनारियो आगे की ये भी है, यहाँ पे नहीं करते हो ऐसे, चल रहा है तो चल रहा है, आउटपुट आ रहा है तो आ रहा है। आउटपुट ओरिएंटेड अगर तुम जा रहे हो तो तुम नहीं अच्छे डेवलपर बन सकते। तुम्हारा कोड है उसने मैक्सिमम एरर्स देनी चाहिए, 0 एरर के अगर कोई कोड रन हो रहा है तुम्हारा तो तुम अच्छे डेवलपर नहीं हो। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज भी मेरा सेमीकोलन रह जाता है देना, क्योंकि मुझे पता है कल को आके मैं उसको क्या करूँ। मेरा कंपाइलर मुझे सीधा बताता है लाइन नंबर वगैरह वगैरह पे जा, कंपाइलर मेरा दोस्त है वो मेरे को क्या बताता है 1000 लाइन के कोड में मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है नंबर 1 और फिर अगेन मैंने एक वेरिएबल लिया है नंबर 1, तो मेरा कंपाइलर मुझे इतना नहीं बोलता है एरर आया बस, मेरा कंपाइलर मुझे क्लियरिटी से देता है कि भाई रीडिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। फिर वो ये नहीं बोलता है कि जाके आप 1000 लाइन में ढूंढ किधर रीडिक्लेयर किया, वो मुझे और एक नीचे नोट देता है कि प्रीवियसली इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन लाइन नंबर 5,
तो अब तो डिसीजन ले 5 वाला बदलना है या 900 वाला बदलना है, समझ में आ रहा है? बट तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही वो रेड मार्क दिखता है तुम्हें, वो मैं बोलता हूँ हमेशा, वो एक रक्षा का मूवी है, उसमें उसको रेड कलर दिखता है, उसकी पावर चली जाती है, दे दराजा दिख जाती है, तो पावर चली जाती है, वैसे तुम्हारी पावर चली जाती है वो रेड दिखने की। तो ये कोड पढ़ना है प्रॉपर, ये उठाना है, चैट जीपीटी को देना है, या फिर ये कोड उठाना है, चैट जीपीटी को देना है और बोलना क्या है कि मुझे इसका नहीं, सॉरी जॉब की वही करेगा तेरा, समझाना है उसको, बोलना है क्या कि भाई मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पे बता, मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पे बता मैंने गलती कहाँ पे की, राइट? और उस गलती को फिक्स करने के लिए मैं क्या करूं, मैंने गलती कहाँ पे की और किस वजह से हुई, वाई क्या है उसका, और उसको मैं फिक्स कैसे करूं। ऐसे करते करते तुम अगर आगे बढ़ोगे, वो बहुत से लोगों का सर थे पैलेंड्रोम एथस नहीं है, एमस्ट्रॉन्ग एथस नहीं, कुछ नहीं है, पैलेंड्रोम एमस्ट्रॉन्ग निकाल के करना क्या है तुम्हें, कंपनी वाले वो बोलते हैं क्या पैलेंड्रोम एमस्ट्रॉन्ग करके दिखा कर, क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन, हमारा लॉजिक वगैरह चेक करने, तो कुछ लोग रट्टा मारते हैं क्वेश्चन येता कॉलेज में, वही क्या है तुम्हें, क्योंकि कॉलेज वालों भी एग्जाम का पेपर ही नहीं बदल रहे, सालों सालों एमस्ट्रॉन्ग और पैलेंड्रोम नहीं डाल रहे, इतने सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कुछ तो बदलो, कुछ तो सोचने के लिए दो। उनको क्या बोल के फायदा है, मैथ के किताबों में जो मैथ की एक्सरसाइज है वही पेपर में आती है, नए क्वेश्चन भी नहीं आते, ट्वेल्थ के चैप्टर्स में मैथ में जो पढ़ा है वही एग्जाम्पल्स, और कुछ टीचर गधे जैसे बता रहे हैं ये क्वेश्चन आता है यार एग्जाम में, मैथ का क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में का दूसरा तीसरा चौथा मैथ का क्वेश्चन इसमें आता है एग्जाम में, मैथ का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, समझ रहे हो तुम एजुकेशन सिस्टम की तरह है, मैथ का क्वेश्चन आता है, एज इट इज उठा के मैथ का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या बोल सकते हैं, तो ये मत कर, सुधरो थोड़ा सा, उससे बाहर निकल, कॉलेज कल्चर से बाहर निकल के अगर देखोगे तभी तुम प्रॉपरली लॉजिक बिल्ड कर पाओगे, नहीं तो अगेन मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, अभी जो कंपनीज में चल रहा है, हमें बहुत वर्कलोड है, 2-2 बजे तक काम करना पड़ता है वगैरह वगैरह, क्यों है ये चीज, क्योंकि सब लोग ऊपर ऊपर का नॉलेज लेके जा रहे हैं, और ऊपर ऊपर का नॉलेज होने की वजह से उनको देर रात तक क्या करना पड़ता है, रिसर्च, क्योंकि डेडलाइन कंप्लीट बोला है, क्योंकि वो एज्यूम करके चल रहे भाई इसको ये आता ही होगा, उसको नहीं आता, उसको ऊपर ऊपर से आता है, तो उसको रिसर्च करना पड़ता है, राइट? रिसर्च करना पड़ता है, इसी में टाइम चला जाता है। तुम अगर ऊपर से पढ़ के नहीं गए हो, डेप्थ में पढ़ के गए हो, तो तुम्हें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। फिर क्या चल रहा है तुम्हारा, फिर ऐसे चल रहा है सर ये जो मेरा वर्क है, ये जो मेरी लाइफ है, वो बैलेंस ही नहीं हो रही है, I don't have work-life balance. Nowadays Gen Z, I don't have work-life balance. तो प्रॉब्लम ये है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, वर्क इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो बैलेंस कैसे करोगे ना, वर्क और लाइफ दो अलग चीजें है क्या, नहीं ना, तो ऐसे ट्रीट करोगे तो फिर तुम्हें वैसे ही ट्रीट होना है, तो उसको समझ के तुम उस लेवल पे पढ़ो ना, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, इतना ही पार्ट वर्क तुम्हारा, स्मॉल पार्ट है तुम्हारे लाइफ का, तो बैलेंस कैसे करोगे, ये तो ये सब टेंशन तब आते हैं डेप्थ में जब पढ़ते नहीं जाते, बार बार ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इनिशियली ही तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हमें जाना किस तरीके से, तुम अगर इसको अभी भी कॉलेज लेवल पे ट्रीट करोगे कि बस यहाँ ये सर वो क्या 3 दिन से तुम ऑपरेटर में लगे हो, हमको तो अब तक डिसीजन मेकिंग के बाद रूटीन फंक्शन तक आप ही गए होते हैं, वो नहीं समझ में आ रहा है, और फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है इतना सा, तो आज का रह गया है ना बताना, क्या करना है, रिफंड लेना है या कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है क्या, हम आपको डरा नहीं रहे हैं किसी चीज, हम तुम्हें रियलिटी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, नहीं तो फिर तुम यहाँ से किसी दूसरी जगह पे जाओगे तो वो तुम्हें 100% प्लेसमेंट देते हैं,
ठीक है, वो ले सकते 100% ले सकते, ठीक आहे. जाओ सर माझं BA झालंय, काय प्रॉब्लेम नाही, सर BA झालंय, ठीक आहे, फिर बोलते नहीं हो जाएगा, कैसे होगा, नहीं चलेगा, ठीक है. डन. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यूनरी ऑपरेटर समझा है, फंक्शन प्रोसेस समझा है, फंक्शन प्रोसेस नहीं समझा है, नहीं लिखा है, फोटो निकालो उसका, और मैंने स्टूडेंट्स तो स्क्रीनशॉट निकालो. फोटो आ जाएगा ग्रुप में उसका. मेरा हैंडराइटिंग नहीं समझ में आया किसी को तो अंडरस्टूड. क्लियर है क्या? सो ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो अभी ऑनलाइन है, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट डायरीज एंड मैनेजरी टू ऑफलाइन स्टूडेंट्स. तो तुम लोग भी जब ऑफलाइन आओगे तो कलेक्ट कर लेना. प्लस ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम जब एनरोल कर जाओगे तो तुम्हें मेल पे ज्ञानेश्वरी आएगा. ज्ञानेश्वरी का पार्ट समझाता हूँ मैं तुम्हें क्या है. तो ज्ञानेश्वरी इज लाइक नोट्स है हमारे कुछ इस तरीके से. ऐसे मेरे को लगता है बस में नहीं आते क्या लोग बेचने. क्या होता है उधर. तो यू विल बी हैविंग फिल इन द ब्लैंक्स. मेन जो पॉइंट्स है तो तुम्हें फिल करने हैं बाद में. तो ये इंटरेक्टिव है, तुम्हें थोड़ा सा और सब चीजें क्या बोलते हैं डेफिनेशंस वगैरह समझने में आसानी होती है उससे. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू विल आल्सो गेट द PDF ऑन योर मेल. उसको तुम प्रिंट निकाल के रखना. तुम्हारे लिए हम हार्ड कॉपी नहीं दे सकते क्योंकि तुम तक हम पहुंच नहीं सकते. वैसा सर कुरियर वगैरह कर सकते हो तो फिर फीस बढ़ाना पड़ेगा शायद, ऐसा है. ठीक है. इन केस ऑफ एनी डाउट, मुझे अभी तक भी किसी के मैसेज नहीं आ रहे हैं. मे भी अभी तक कोई टॉपिक इतना एडवांस नहीं शुरू हुआ इसलिए होगा. बट आज ये काम करो, आज MCQ टेस्ट होगा तुम्हारा 5 बजे. ठीक है. ऑपरेटर्स पे सारे ऑपरेटर्स पढ़ा है ना मैंने आज. तो ऑपरेटर्स पे MCQ होगा. वो लिंक ओपन रहेगा 1-2 घंटे तक. 5 बजे आएगा ग्रुप पे. तो अटेम्प्ट करना है और ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना है. वी आर नॉट गोइंग टू ट्रैक दैट रिजल्ट्स एनीवेयर. तो कहीं से कॉपी पेस्ट मत करो. तुम्हारे असाइनमेंट, तुम्हारे MCQ टेस्ट, हम कहीं पे तुम्हें जज नहीं कर रहे इस बेसिस. हम तुम्हें बस मॉक में जज करेंगे. मॉक को बुलाएंगे, उस दिन क्वेश्चंस करेंगे. उस दिन फेस टू फेस समझ में आएगा कि तुमने कितना प्रिपेयर किया. तो खुद को चीट मत करो. एंड नो वन इज गोइंग टू अप्रिशिएट. कोई बंदा आता है 10 असाइनमेंट कंप्लीट करके तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे. मॉक में जिस दिन अच्छा परफॉर्म करेगा मैं क्लास के सामने अप्रिशिएट करूंगा. अप्रिशिएशन भी होना चाहिए बट उसका फैक्टर भी होना चाहिए ना मेजरिंग इट. दैट्स इट फॉर टुडे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? Those who have not enrolled वो एनरोल कर सकते हैं. इफ यू आर ओके विद द ट्रेनिंग क्वालिटी. नहीं हो तो यू कैन वेट. तुम कुछ दिन और चेक कर सकते हो डेमो वाला पार्ट.